उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसका टाइटल था उत्तर प्रदेश में सुपर टैट का पेपर कब होगा। इस वीडियो पर एक कमेंट आया है और कमेंट हमारी जो बहन है प्रकृति सोनकर जी ने किया है और बड़ा ही मार्मिक कमेंट है। ये जो कमेंट है ये प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनकी दर्द को, पीड़ा को व्यक्त करता है। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो किन किन परिस्थितियों से, कितनी जटिल परिस्थितियों से गुजर रही हैं, उन सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। तो चलिए इनके कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। और बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो इस परिस्थितियों से गुजर रही हैं। तो चलिए इनका क्या कमेंट है पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि सर, हमारे घर वाले अब शादी के लिए परेशान कर रहे हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है और आगे एज जो है वो निकल रही है, अब शादी कर लो। हम जैसे लड़कियां जो लोअर मिडिल क्लास से आती हैं वो क्या करें। तो घर वालों का कहना भी यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रकृति जी, कि एज जो है वो धीरे धीरे करके निकल रही है और आपकी जो भर्ती है, चाहे वो यूपी टेट का पेपर हो चाहे सुपर टेट का पेपर हो, दोनों पेपर का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में शादी कर लेना चाहिए। घर वाले भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपका जो सोचना है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी उसके बाद मैं शादी करूंगी, यह भी बिल्कुल सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें किसका दोष दिया जाए, किसका ना दिया जाए, इन्हीं सब बातें बहुत ही विकट हैं। इस पर किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। घर वाले भी सही हैं और आपका सोचना भी बिल्कुल सही है। तो चलिए इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं। और मेरे साथ, यानी कि चंद्रकाश वर्मा मेरा नाम है, तो 2019 में जो आपका पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले हम गणित के अध्यापक थे आपके लखनऊ में और आपके जगदीशपुर यानी अमेठी वाला जो इलाका है वहाँ पर पढ़ाते थे। तो इससे पहले हमने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो चलिए ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ऐसे दर्द भरी परिस्थितियों से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्हीं सब बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि पहले अपने बारे में बताते हैं कि जैसा कि हमारी पास जो डिग्री थी वो भैया बीएड की डिग्री थी। बीएड वालों को शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दिया गया था। तो शिक्षक मैं नहीं बन सकता हूँ, ये हमने सोच लिया था। इसलिए हमने गणित विषय पढ़ाने का संकल्प लिया और गणित विषय पढ़ाकर थोड़ा बहुत अच्छा खासा रुपया, घर खर्च चलाने लायक रुपया कमा लेते थे। शादी भी मेरी हो चुकी थी। लेकिन फिर हमारी समझ में आया कि भैया ऐसे प्राइवेट काम करके तो पूरा जीवन कटने वाला है नहीं, सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी में तो शिक्षक तो बन नहीं सकते थे क्योंकि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती पर रोक लगी हुई थी बीएड वालों के लिए। तो हमने क्या किया कि भैया एसएससी की तैयारी प्रारंभ किया। 2016 में गए, एसएससी की तैयारी प्रारंभ किया, एसएससी सीजीएल की तैयारी प्रारंभ किया। तो भैया 2016 में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, सिलेक्शन हुआ नहीं। 2017 में जब लखनऊ में थे तो एसएससी सीजीएल में प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में लटक गए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन आई थी और इंग्लिश हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इंग्लिश में हम भैया लटक गए, इंग्लिश में हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाया और 2017 बीत गया, 2018 आया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दें कि लगातार हम लखनऊ में नहीं रहते थे। हमारी कहानी ये थी कि खुद कमाओ और खुद खाओ। हमें घर से रुपया नहीं मिलता था, खुद कमाओ और खुद खाओ वाली कंडीशन थी। रुपया कमाने के लिए हमें पढ़ाना पड़ता ही था, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता था जिससे 2-4 हज़ार रुपया मिल जाए। उस 2-4 हज़ार रुपये से जो कमरे उमरे किराया होता था वो निकल के आता था। और दूसरी बात, जब भी लखनऊ जाते थे तो 4 से 5 महीने के लिए ही जाते थे। 4 से कोई पेपर आया, नोटिफिकेशन आ जाता था तो 4 से 5 महीने के लिए ही लखनऊ जाते थे, ठीक है। तो 4 से 5 महीने जब जाते थे तो जो रुपए होते थे, जितना भी रुपया होता लगता था, लगभग 30,000 35,000 रुपया 4-5 महीने का जो खर्चा होता था, वो खर्चा हम लेके लखनऊ जाते थे। बैंक अकाउंट में उतना रुपया पहले रख लेते थे, फिर लखनऊ जाते थे और सिलेक्शन नहीं होता था तो हम लौट आते थे। तो लगातार लखनऊ हम नहीं रहे हैं, 2016 में भी, 2017 में भी। और फिर 2018 में जब तीसरी बार लखनऊ गए तो क्या हुआ भैया कि एसएससी की तैयारी तीसरी बार हमने प्रारंभ किया वहाँ पर। और प्रारंभ करने के बाद फिर एक अच्छी खबर आई अगस्त के महीने में। अगस्त, शायद 6 अगस्त की बात है 2018 में। 2018 में 6 अगस्त की बात है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो आपका एनसीटी होता है उसने रोक जो थी वो हटा ली और अब घोषणा की गई कि यूपी टेट का पेपर आएगा जिसमें बीएड वालों को शामिल किया जाएगा और यूपी टेट के बाद आपकी शिक्षक भर्ती आएगी जिसको हम लोग सुपर टेट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे कि एसएससी हम जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी को जारी रखें, अथवा बीएड हमारे पास डिग्री है तो हम
टीटी वाला फॉर्म भरें और टीटी की तैयारी जारी रखें। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ पर हमारे साथ क्या बीता है इस चीज़ को समझेंगे तो आपके साथ बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमने दोनों की तैयारी प्रारंभ किया। सवेरे एसएससी पढ़ते थे, शाम को टैट पढ़ते थे। लेकिन जब यूपी टैट में मनोविज्ञान का हमने सिलेबस देखा, 2-4-5 दिन पढ़ा, तो हमें लगा कि भैया दोनों परीक्षाएं एक साथ हो नहीं सकती हैं। एसएससी में हमारी कमजोरी क्या थी? इंग्लिश। और यूपी टैट में कमजोरी क्या बन गई? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। और एसएससी में अंग्रेजी समझ में नहीं आता था। फिर हमें लगा कि भैया दोनों एक साथ होने वाले नहीं हैं, तो एक परीक्षा हमें छोड़ना पड़ेगा। और बहुत दुखी मन से, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अगर सिलेक्शन होता तो आप अधिकारी बनते, तो लेकिन हमें पता चला कि 2-4-6 महीने में इंग्लिश हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे और एसएससी में सिलेक्शन की उम्मीद थोड़ा सा कम है, इसलिए इस एसएससी वाली परीक्षा को छोड़ दिया। अगस्त के महीने में एसएससी किताबें जितनी थी बंद करके अलमारी में रख दिया। अब डिसाइड किया कि हमें यूपी टेट ही पढ़ना है और उसके बाद सुपर टेट की ही तैयारी करना है। अब सुपर टेट की तैयारी करने में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पाँचों सब्जेक्ट में एक निश्चित हमने नियम बनाया कि इस इतने इतने पढ़ना है इतने इतने समय के लिए, और हमारा फिर यूपी टेट निकला और फिर सुपर टेट भी निकला। सुपर टेट का पेपर 6 जनवरी को हुआ था 2019 में। हमें लगा कि 2-3 महीने में नौकरी मिल जाएगी, सारे जीवन के दुख दर्द जितने भी थी वो ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन मानिए इतनी बुरी हालत थी कि किसी नात मात्र रिश्तेदार से रुपया भी नहीं मांगते थे। 1-2 दोस्त हुआ करते थे जो लखनऊ में थे, इधर उधर थे, तो जब 1000-2000 रुपया कम पड़ता था, कभी कभी तो ऐसा होता था कि सब्जी लेने का रुपया नहीं रहता था, तो एक मित्र है हमारे अखिलेश वर्मा लखनऊ में, उनसे हम फ़ोन करके बात करते थे, भैया 200 रुपया भेज दो, 300 रुपया भेज दो। तो वो 200 रुपया 300 रुपया हम लोग उधारी चलाते थे, समझ रहे हैं ना। और सब्जी के नाम पे आलू और टमाटर की सब्जियां बनती थी। तो बहुत सारी बुरी कंडीशन थी। सोचा कि सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा 2019 में जब 6 जनवरी को पेपर हुआ, लेकिन कोर्ट केस हो गया, मामला लटक गया। फिर निराशा हाथ लगी। हमने सोचा बहुत बुरा डिसीजन लिया था हमने टैट की तैयारी करने का, ये तो कोर्ट में चला गया, मामला लटक गया है। फिर हमने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी को प्रारंभ किया और साथ ही साथ पढ़ाते भी थे, खर्चे के लिए पढ़ाना भी पड़ता था। तो चूंकि पढ़ाते एक बैच ही पढ़ाते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए एक बैच ही पढ़ाते थे। एक बैच से 3-4 हज़ार रुपया जो मिल जाता था उतने में संतुष्ट रहते थे। पूरा दिन भर हम नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि अपना खुद का भी पढ़ना होता था। अगर पढ़ाने पर ही पूरा ध्यान लगाएंगे तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। तो ऐसी कंडीशन में लगभग 1.5 साल 2 साल बीता और फिर ज्वाइनिंग हुई हमारी। ज्वाइनिंग की जो डेट है वो आपका 5 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिला था और ज्वाइन किया था दिसंबर 7 में ज्वाइन किया था। ये दिसंबर 7 2020 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो सरकारी नौकरी मिल गई, सहायक अध्यापक बन गए, तब से अच्छे दिन गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पूरी लंबी चौड़ी लगभग 3-4 मिनट की कहानी इसलिए समझाया है कि 7-8 साल 6-7 साल इसी संघर्ष में हमसे भी गुजरे हैं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी है। हमारे साथ के जो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बीएड कर रखा था और जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, तो आज कोई दरोगा है, कोई एसएससी में है, कोई कहीं पर है जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी किया और उन्होंने उसको क्वालिफाई कर लिया, निकाल लिया, सहायक अध्यापक नहीं बने। और जो सहायक अध्यापक जब फॉर्म आया था 2019 में, तो बहुत सारे लोग सहायक अध्यापक भी बन गए। लेकिन जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं गांव देहात में मिलते रहते हैं, साथ में पढ़े हुए बीएड किए हुए लोग भी मिलते हैं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे संपर्क बना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भैया सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी किया ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ इसीलिए इंतजार में बैठे रहे कि कब यूपी टेट आएगा, कब सुपर टेट आएगा, कब यूपी टेट आएगा, कब सुपर टेट आएगा। इसी तैयारी में हमेशा बैठे रहे। और जब यूपी टेट और सुपर टेट का पेपर आया तो उससे पहले तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। जब पढ़ा ही नहीं था तो उनका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित वर्ग में आपको 90 नंबर चाहिए, तो आरक्षित वर्ग में 90 नंबर और अनारक्षित में आपको 97 नंबर चाहिए। तो इतने नंबर तो वो ले आए, लेकिन जब मेरिट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 69,000 में भैया लगभग 3.25 लाख लोग सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, नौकरी सिर्फ 68,000 लोगों को ही मिली है। तो हमारे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा कहने का क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे परिचित के लोग हैं,
उनका सिलेक्शन, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ जो पहले से ही पढ़ते रहे थे, चाहे वो अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, चाहे यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, जो लगातार अपना अभ्यास कर रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे और लगातार पढ़ने के कारण उनका हिंदी बिल्कुल रट गया था, सामान्य ज्ञान बिल्कुल रट गया था, मनोविज्ञान बिल्कुल रट गया था, गणित एक कमज़ोर विषय होता है बहुत लोगों का, गणित भी उनका मजबूत हो गया था, 20-25 नंबर गणित में भी ला सकते थे, और अंग्रेजी और संस्कृत जो आपका ऑप्शन विषय होता है उसमें भी 20-25 नंबर वो ला रहे थे। तो जिनका ये पांचों सब्जेक्ट रट गए थे उनका ही सिलेक्शन आपका शिक्षक भर्ती में हुआ था पिछली परीक्षा में। तो लगातार पढ़ने का यही फायदा होता है। आप सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, इसका इंतजार मत करिए। तो अब हम इतना कहानी के बाद अब अपनी बहन जो है प्रकृति सोनकर जी का हम लोग आंसर देते हैं। तो पहले तो आप अपने मन में ये डिसाइड करिए कि आपको यूपी टेट का जो पेपर होगा और उसके बाद सुपर टेट का पेपर होगा, क्योंकि यूपी टेट भी आपको देना पड़ेगा। यूपी टेट का भी नंबर अब जुड़ेगा, 1/4 नंबर जुड़ेगा। मान लीजिए कि आपके 100 नंबर आते हैं तो उसका 1/4 करेंगे तो 25 नंबर हो जाएगा, तो 25 नंबर आके मेरिट में जुड़ेगा। तो पहले अपने मन में थोड़ा सा प्रश्न पूछिए कि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट हैं, क्या आपको पाँचों सब्जेक्ट रटे हैं? पाँचों सब्जेक्ट में क्या आप 120 नंबर ला सकती हैं? कम से 120 नंबर आपको लाना ही है। हम बार बार बताते हैं कि कम से कम 110 नंबर होना चाहिए, कम से कम गिरे से गिरी हालत में 110 नंबर, और 110 नंबर के ऊपर जितना ले आए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतने दिनों से पढ़ रही हैं तो क्या आपके 120 नंबर आ सकते हैं? अगर 120 नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आपका यूपी टेट की तैयारी नहीं है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसका इंतजार मत करिए, उस चीज़ के लायक आप बनिए। जब आप लायक बन जाएंगे तो इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां होती हैं, वहां पर भी ध्यान आप देते रहिए। आपका केबीएस का फॉर्म आता है, डीएसएसबी का फॉर्म आता है, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आता है, आर्मी भर्ती का फॉर्म आता है, आर्मी में जो स्कूल होते हैं वहाँ के फॉर्म आते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपकी तैयारी हो गई है, नहीं हुई है तो अपनी तैयारी को कीजिए, हो गई है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप होम ट्यूशन ले लीजिए, किसी आसपास गली मोहल्ले में जो कोचिंग है, कोचिंग को ज्वाइन। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि हिंदी आपने विषय है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपके आसपास जो कोचिंग है वहाँ पर हिंदी जाके पढ़ाने लगिए। तो जो विषय आपने पढ़ा है उन्हीं को रिवीजन करने के लिए आप होम ट्यूशन ले सकती हैं, जिससे और कोचिंग भी ले सकती हैं, और किसी आसपास जो गली मोहल्ले में कोई स्कूल हो कक्षा 8 तक वहाँ पर जाकर पढ़ा सकती हैं। इससे 2 फायदे होंगे, कुछ रुपया भी मिलेगा जिससे आप आत्मनिर्भर बनेंगी, और दूसरा जो आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़ा रही हैं तो आपका ज़बरदस्त रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है, पहला तो ये कंडीशन रखिए कि आप जो है पढ़िए और पढ़ाइए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद फिर आप उसको रिवीजन करने के लिए होम ट्यूशन ले सकती हैं, कोचिंग ले सकती हैं, अपने विद्यालय कोई आसपास हो उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं, ये काम कर सकती हैं। और रही बात शादी की, तो शादी के लिए ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो लगातार इस बात को करती रहती हैं कि जो आपने कमेंट किया है वो बहुत सारे लोगों से संबंधित है। तो यहाँ पर आप 2 काम करिए। पहली बात तो माता पिता से साफ साफ बता दीजिए कि जो है मम्मी पापा 1-2 साल का हमें समय दे दीजिए, 1-2 साल के समय में हम कहीं ना कहीं जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ सुपर टेट के ही भरोसे मत बैठिए, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसको अभी हमने कुछ समय पहले बताया है उस पर भी ध्यान दीजिए, और 1-2 साल का समय अपने माता पिता से मांग लीजिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए और उसको क्वालिफाई करिए, और साथ ही साथ कुछ रुपए अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको जो बताया है होम ट्यूशन या कोचिंग उसको भी आप देख सकती हैं। दूसरा काम ये करिए कि आप जो माता पिता कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए, तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है, शादी भी आप कर सकती हैं, लेकिन शादी अपने सजातीय में करिएगा। सजातीय मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं। सजातीय के ये मतलब होता है कि जैसे आप प्रतियोगी छात्र हैं तो प्रतियोगी छात्रों का जो दर्द होता है वो अन्य प्रतियोगी छात्र ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। प्रतियोगी छात्र में होता बहुत सारे दर्द होते हैं, बहुत जैसे कि हम लोगों ने किसी परीक्षा की तैयारी किया, बहुत अच्छी तैयारी करके गए लेकिन मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लो अब अगली बार तैयारी करना है। कभी कभी तैयारी होता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, कभी कभी परीक्षा हो जाती है, फिर 1-2 साल तक वो कोर्ट केस चलता रहता है, आपका परिणाम नहीं आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे 3-4 साल 5 साल 6 साल आराम से गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने साल कब गुजर गए। तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इसको जो व्यक्ति समझता हो, जो इस
परिस्थितियों से गुजर चुका हो, जो खुद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर चुका हो, या फिर जो इन सारी चीज़ों को समझता हो, उसी लड़के से आप शादी करिएगा। क्योंकि आपको समझने वाला चाहिए, आप किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और क्यों नहीं मिल रही है, इन सारी चीज़ों को समझने वाला जो अगर कोई व्यक्ति होगा, उससे ही आप शादी करिएगा। और इस प्रकार से किसी भी अरे गहरे इंसान से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझने वाला मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर शादी हो भी जाएगी उसके बाद भी आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। शादी होने के बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो अपने मायके आकर भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो शादी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। हमारी भी शादी हो चुकी थी, जब हम पढ़ रहे थे उसी समय शादी हो चुकी थी, लेकिन जो श्रीमती जी हैं वो इतनी काबिल हैं, इतनी सक्षम हैं कि उन्होंने हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें साड़ी चाहिए, आज हमें लहंगा चाहिए, आज हमें सलवार चाहिए, आज हमें सूट चाहिए। कभी हमें परेशान नहीं किया, ना कभी किसी चीज़ के लिए रुपया मांगा। वो इस चीज़ को समझती थी कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर पूरा ध्यान हमारा रहे। कभी भी उन्होंने कोई भी डिमांड, कोई भी फरमाइश या किसी भी तरीके से हमें मानसिक रूप से परेशान नहीं किया। तो एक अच्छा सा संबंध बना हमारे उनके बीच में। तो समझ रहे हैं ना, यही चीज़ आप भी अप्लाई करिए, ऐसे व्यक्ति से शादी करिए जो आपको समझता हो, आपकी परिस्थितियों को समझता हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से कंडीशन होती है, कैसे दर्द होते हैं, कैसे मानसिक स्थिति होती है, उसको समझता हो, तो उससे आप शादी भी कर सकती हैं। दोनों परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं, कोई बुरी नहीं है। माता पिता कोई दुश्मन नहीं है, शादी के लिए कह रहे हैं तो वो भी अच्छा कह रहे हैं, शादी भी आप कर सकते हैं। अथवा माता पिता से 1-2 साल का समय आप मांग लीजिए और जम के तैयारी करिए। और सिर्फ यूपी टेट के भरोसे मत रहिए, सुपर टेट के भरोसे मत रहिए, अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी देखते रहिए। तो हमने अपने हिसाब से बहुत सारी माताओं बहनों का यहाँ पर जो दर्द है, पीड़ा है, उसको समझकर उसका जो अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है उसको बताने की कोशिश किया है। इसके अलावा भी अगर यदि कोई उपाय हो, कोई इस समस्या का समाधान हो, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। क्योंकि ये बहुत सारी पीड़ादायक बातें हैं, इतने दिनों से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। देखो, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किसी के भी भरोसे जीवन नहीं गुजारना है। एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना, वही कहानी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। हमारे कहने का सीधा साधा मतलब है कि अपने अंदर इतनी योग्यता को डेवलप करिए कि सुपर टेट का पेपर ना हो, ज़िंदगी भर सुपर टेट का पेपर ना हो, तो भी हमें क्या दिक्कत। अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम डीएसएसबी में हो जाएंगे, केबीएस में हो जाएंगे। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, किसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी मत गुजारिए। अपनी काबिलियत को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपके लिए रुपया एक मामूली बात हो जाए। जो भी आप नौकरी चाहें, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी किया है, वो नौकरी आपको मिल जाए। ये कहने का सीधा मतलब है। जैसे कि अगर हमारी नौकरी चली भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गणित के हम टीचर हैं तो गणित पढ़ा के यूट्यूब पर गणित पढ़ा देंगे, या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ा देंगे, कहीं ऑनलाइन पढ़ा देंगे, तो गणित पढ़ा के अपना 30-40 हज़ार रुपया आराम से घर खर्च का निकाल लेंगे। क्योंकि गणित में एक एक्सपर्ट हैं, गणित हमारा मेन विषय रहा है, तो हम गणित पढ़ा के, होम ट्यूशन लेके, कोचिंग पढ़ा के अपना खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है। और नहीं भी होगा इसमें, अगर हमारा इसमें नहीं भी होता तो भी 1-2 साल और तैयारी करके कहीं ना कहीं अन्य परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लेते। तो कहने का सीधा मतलब है कि आप अपने अंदर काबिलियत को धारण कीजिए, उस काबिलियत के दम पर कोई नौकरी लीजिए। किसी एक पर्टिकुलर नौकरी के पीछे ही परेशान न रहिए। ज़िंदगी होती है, किस्मत होती है, किस्मत आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। जैसे मेरी ही किस्मत लीजिए, शिक्षक बनने का हमने सपना ही नहीं देखा था, बीएड वालों को रोक लगा दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर अचानक रोक हट गई और हम आज शिक्षक बन गए। तो क्या होगा भविष्य में, ये कोई बता नहीं सकता है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उससे बड़े पद पर पहुँच जाएँ, हो सकता है जो सोच रहे हैं वो भी ना हो। तो लेकिन ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अपने अंदर काबिलियत को आप धारण कीजिए, आपकी किस्मत अपने आप बन जाएगी और संवर जाएगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा भी कोई अच्छा सा सोल्यूशन अगर किसी के पास हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।